तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था कि ICMAI ने अपने मॉडल टेस्ट पेपर्स को रिलीज कर दिया फॉर ऑल द पेपर्स फॉर CMA फाउंडेशन, वेदर इट इज पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। तो अब ये हमारी ड्यूटी है कि हम आपको मॉडल टेस्ट पेपर्स सॉल्व करवाएं, क्योंकि हमें पता है बेटा क्या इंपॉर्टेंस है मॉडल क्वेश्चन पेपर्स की। मॉडल क्वेश्चन पेपर्स अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अच्छे से आइडिया लग जाता है कि ICMAI जो पेपर बनाने वाली है वो कैसा बनाने वाली है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सॉल्व करेंगे आज मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर पेपर 4, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर साक्षी दुआ, वेलकम्स यू टू CMA फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन। तो आज की वीडियो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में हम मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं फॉर पेपर 4, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपका ये पेपर होगा ये 100 मार्क्स का पेपर होगा और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 1 आवर दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए, टाइम अलॉटेड 1 आवर, फुल मार्क्स 100 मार्क्स। ओके, और यहाँ पर बच्चे कोई भी चॉइस नहीं होती है। आप देख सकते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर में कोई चॉइस नहीं है, यहाँ लिखा है आंसर ऑल क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चंस है जो हम आज सॉल्व करने वाले हैं, और वैसे ही 50 क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं ICMAI के क्वेश्चन पेपर में फॉर पेपर 4, और इसमें कोई भी इंटरनल चॉइस आपको नहीं दी है, कोई भी चॉइस नहीं गिवन होगी, ऑल द क्वेश्चंस विल बी कंपल्सरी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन नंबर 1 इज the technique for observing the behavior of a system under several alternative conditions in an artificial setting is known as। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसमें हम एक सिस्टम को डिफरेंट कंडीशंस में चेक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उसका बिहेवियर एक आर्टिफिशियल सेटिंग के अंडर, राइट। तो उसे क्या बोलते हैं, ऐसी टेक्निक कौन सी होती है? द ऑप्शंस आर A गेम थियरी, B साइमुलेशन, C प्रोबेबिलिटी डिसीजन थियरी, D नन ऑफ द अबव। तो बेटा इसका आंसर है B ऑप्शन साइमुलेशन। क्योंकि साइमुलेशन क्या है? साइमुलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सिस्टम का मॉडल तैयार किया जाता है और उसको डिफरेंट कंडीशंस में चेक किया जाता है इन एन आर्टिफिशियल सेटिंग। ठीक है, सो ऑप्शन B इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको देखिए पेपर में ऐसे टिक करके नहीं आना जैसे मैं कर रही हूं, आपको ऐसे एनसर्कल करना है राइट ऑप्शन को। ठीक है, सो दिस इज द राइट ऑप्शन, सो वी आर गोइंग टू एनसर्कल साइमुलेशन। चलिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजर्स। अब आपसे पूछा जा रहा है ये जो ऑप्शंस दिए हैं इन ऑप्शंस में से कौन सा फंक्शन नहीं है मैनेजर्स का? द ऑप्शंस आर A डिजाइनिंग, B ऑर्गेनाइजिंग, C लीडिंग, D प्लानिंग। तो बेटा वी नो दैट मैनेजर जो है वो मैनेजमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, और मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं पोस्ट DC, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, राइट। तो ऑर्गेनाइजिंग तो मैनेजमेंट का फंक्शन है, लीडिंग डायरेक्टिंग के अंडर आता है। ठीक है, लीडिंग इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग, प्लानिंग भी एक फंक्शन है मैनेजमेंट का, राइट। लेकिन डिजाइनिंग मैनेजर्स परफॉर्म नहीं करते हैं। तो ऑप्शन A इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। A systematic evaluation of the functioning, performance and effectiveness of management of organization is known as। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो मैनेजमेंट काम कर रही है वो कैसे फंक्शन कर रही है, क्या उसकी परफॉर्मेंस आ रही है, मतलब क्या वो टारगेट्स को अचीव कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, इफेक्टिवनेस क्या है, क्या वो टाइम पर अच्छे से टास्क को कंप्लीट कर लेती है। तो मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को असेस करना, ये असेस करना कि वो ठीक से फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है, ये असेस करना कि मैनेजमेंट इफेक्टिव है या नहीं है, मतलब अपना जो काम है मैनेजमेंट ठीक टाइम पे कंप्लीट करती है या नहीं, इसे क्या कहते हैं? द ऑप्शंस आर A मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, B मैनेजमेंट ऑडिट, C इंटरनल ऑडिट, D नन ऑफ द अबव।
तो देखिए बेटा, यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, दैट इज मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट होता है मैनेजमेंट को अच्छे से देखना कि वो ठीक से अपना काम परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑडिट। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा, मैम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्यों नहीं है, इंटरनल ऑडिट क्यों नहीं है? बेटा जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसका मतलब है कि मैनेजर्स को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मैनेजमेंट करने के लिए कंपनी की, वो इंफॉर्मेशन उनके तक अवेलेबल करना। ठीक है, जैसे मैनेजर्स को कई बार स्ट्रैटेजीज बनानी होती है कंपनी के लिए कि प्रॉफिट डाउन जा रहा है, तो आगे कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज को यूज किया जाए कि प्रॉफिट अप हो जाए, बहुत बढ़िया प्रॉफिट पे कंपनी पहुंच जाए। तो ये स्ट्रैटेजी बनाने के लिए मैनेजमेंट को लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर की कॉस्टिंग है ना, कहां से हम रिसोर्सेज लेकर आ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या रहती है, इस टाइप का इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। तो जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मैनेजर्स को चाहिए टू कैरी आउट द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उस इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कराने वाले सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंटरनल ऑडिट की अब बात करते हैं। देखिए इंटरनल ऑडिट का मतलब होता है कि कंपनी के जितने भी ऑपरेशंस है, ठीक है, कंपनी के जितने भी फंक्शंस है, उन सबको देखना कि वो ठीक से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, वो सारे के सारे फंक्शंस ठीक से परफॉर्म हो रहे हैं, क्या वो फंक्शंस टाइम पर परफॉर्म हो रहे हैं, क्या वो फंक्शंस गोल हमारा जो है हमारी अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, ये सब देखना, ये होता है इंटरनल ऑडिट। सो इंटरनल ऑडिट तो काफी वाइडर है, उसमें सिर्फ मैनेजमेंट की ऑडिटिंग नहीं है बल्कि सारी ऑपरेशंस की ऑडिटिंग है, राइट। सो द करेक्ट आंसर हियर इज मैनेजमेंट ऑडिट, because the question is asking about the evaluation of the functioning, performance and effectiveness of management of the organization. So this is a management audit. Next, the technique that involves use of the brain to find out different ideas which can solve a critical problem is. तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, ये पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसमें ब्रेन को यूज किया जाता है अच्छे से टू फाइंड आउट डिफरेंट आइडियाज निकालने के लिए, जिससे कि एक क्रिटिकल प्रॉब्लम, मतलब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो उस टेक्निक को क्या कहते हैं? द ऑप्शंस आर ए पार्टिसिपेटिव टेक्निक, बी ह्यूरिस्टिक टेक्निक, सी क्रिएटिव टेक्निक, डी ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो बेटा यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि जोन सी टेक्निक में ब्रेन को यूज किया जाता है टू फाइंड आउट डिफरेंट आइडियाज टू सॉल्व अ क्रिटिकल प्रॉब्लम, वो होती है क्रिएटिव टेक्निक। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इट। ठीक है, पार्टिसिपेटिव टेक्निक होती है कि जो भी लोग हैं जो उस प्रॉब्लम से एसोसिएटेड है, रिलेटेड है, आप उनसे मिलोगे, मीटिंग करोगे, उनसे भी अपने ओपिनियन जानोगे और फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेटिव टेक्निक। ठीक है, दूसरा होता है ह्यूरिस्टिक टेक्निक। ह्यूरिस्टिक टेक्निक में क्या होता है कि शॉर्टकट्स पे बिलीव किया जाता है टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्विकली। बेसिकली शॉर्टकट्स को यूज करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो इट इज ओनली द क्रिएटिव टेक्निक इन विच द ब्रेन इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग अ क्रिटिकल प्रॉब्लम। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4. Let's move to question number 5 now. A dash organizational structure is the simplest form and has clear lines of authority and ease of decision making. अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है और साथ में उस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हर किसी को पता होता है कि उसकी अथॉरिटी क्या है, मतलब उसकी पावर क्या है। अथॉरिटी होता है पावर, और बहुत ही इजीली डिसीजन मेकिंग की जा सकती है। ठीक है, द ऑप्शंस आर ए हॉरिजॉन्टल, बी लाइन, सी वर्टिकल, डी स्टाफ। तो बेटा यहां पर मैं आपको बता दूं कि इट इज अ वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म of organizational structure and also has defined the authority in a proper way and the decision making is very easy in this structure. Okay, so vertical ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से हर किसी को पता होता है कि कौन मेरा बॉस है, कौन मेरा सुपीरियर है, यानी कि और कौन मेरा सबॉर्डिनेट है, मतलब किससे उसे ऑर्डर लेना है, किसको उसे ऑर्डर देना है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। बट अगर मैं हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें बेटा क्लियरली फॉर्मल स्ट्रक्चर कई बार नहीं होता है। ठीक है, किसी को नहीं पता होता कि उसकी क्या अथॉरिटी है, किसको वो ऑर्डर दे सकता है, किससे वो ऑर्डर ले सकता है।
तो हॉरिजॉन्टल में ये नहीं पता होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. Decisions into programmed decisions and non-programmed decision is adopted by. तो बेसिकली ये जो डिसीजन की कैटेगराइजेशन की जाती है, प्रोग्राम्ड डिसीजंस एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन, ये किसने अडॉप्ट किया था? द ऑप्शंस आर ए पीटर ड्रकर, बी हर्बर्ट साइमन, सी एम लोपेज, डी जॉन मैकडोनाल्ड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी हर्बर्ट साइमन. हर्बर्ट साइमन ने बेटा अडॉप्ट किया था डिसीजंस को 2 डिफरेंट कैटेगरीज में, दैट इज प्रोग्राम्ड डिसीजंस एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following is not an external source of recruitment? As we know that recruitment को 2 sources में divide किया जाता है, internal sources of recruitment and external sources of recruitment. तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इनमें से कौन से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं है. द ऑप्शंस आर ए एडवर्टीजमेंट, बी कैजुअल कॉलर्स, सी प्रमोशंस, डी रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉइज. ठीक है, सो यहां पर बेटा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो वो है ट्रांसफर एंड प्रमोशंस. बेसिकली इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि जो कंपनी है वो अपने इंटरनल एम्प्लॉइज को एनकरेज करती है कि वो वेकेंट जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई करें, राइट. और जब कंपनी एक्सटर्नल लोगों को जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है उनको अट्रैक्ट करती है कि आप कंपनी की जो वेकेंट जॉब पोजीशंस है उनमें अप्लाई करें, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. सो यहां पर अगर मैं बात करूं तो एडवर्टीजमेंट, कैजुअल कॉलर्स एंड रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉइज आर बेसिकली एन external source of recruitment. But if we talk about the promotions are an internal source of recruitment क्योंकि promotions is related to the existing employees only, right? Existing employees की rank बढ़ा दी जाती है under promotion to fill the new vacant job positions. Okay, so promotions is not an external source of recruitment. So option C is the correct option for question number 7. Next, question number 8. Dash means डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. डिस्पर्सल मतलब क्या होता है? बिखराव. अथॉरिटी मतलब पार. कि बताइए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो अथॉरिटी है, जो पार है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन की थ्रू आउट द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइडेड है, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूटेड है हम बोल सकते हैं. द ऑप्शंस आर ए सेंट्रलाइजेशन, बी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सी डिसेंट्रलाइजेशन, डी नन ऑफ द अबव. तो यहां पर बेटा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन मींस डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. तो यहां पे सेंट्रलाइजेशन क्यों नहीं है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पार को डिस्ट्रीब्यूट ना करना, पार सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में रहती है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन स्मॉल कंपनीज में एप्लीकेबल होता है. अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात करें तो ये होता है कि आपने अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया है लेकिन बहुत ही लो लेवल पे, ठीक है. और जब बात आती है कि आपने जो अथॉरिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट की है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. ओके, सो डेलीगेशन इज अ पार्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, और डिसेंट्रलाइजेशन एक वाइडर टर्म है जिसके अंदर डेलीगेशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है. सो डिसेंट्रलाइजेशन इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन मींस डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट, डैश डेवलप्ड अ कॉन्टिन्यूम ऑफ 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, अब जैसे कि हम ये जानते हैं कि जो कॉन्टिन्यूम ऑफ 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट है दैट्स अ मैनेजमेंट मॉडल. और अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये किसने डेवलप किया था, ठीक है, किसने फॉर्म किया था. द ऑप्शंस आर ए जॉर्ज टेरी, बी प्रोफेसर बर्नार्ड, सी एफ.डब्ल्यू. टेलर, डी रेंसिस लिकेट. So Lensis Rickett is the right option for question number 9. Basically Lensis Rickett ने ही डेवलप किया था बेटा continuum of 4 system of management. Basically Lensis Rickett एक social psychologist हैं, social psychologist हैं and management scholar हैं, management scholar हैं, ठीक है. नेक्स्ट,
Question number 10. Dash leadership style may be appropriate when subordinates are uneducated, unskilled and submissive. Uneducated का मतलब तो पता ही होगा, है ना, जिनके पास एडुकेशन नहीं है, एडुकेशन लेवल उन्होंने अटेन नहीं किया है, इलिटरेट हैं बेसिकली. अनस्किल्ड, स्किल्स भी नहीं है, कुछ करना नहीं आता है, कैपेबिलिटीज नहीं है. एंड सबमिसिव. सबमिसिव बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा कि क्या होता है. सबमिसिव मतलब होता है कि आपको किसी ने कोई काम दे दिया और आपने कर लिया विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन. मतलब जो काम मिला है वो कर लो, दैट्स इट. ठीक है, विदाउट गिविंग योर ओपिनियन और सजेशन टू एनीवन, दैट इज कॉल्ड सबमिसिव. तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा लीडरशिप स्टाइल है जो सुटेबल रहता है. एप्रोप्रिएट मतलब सुटेबल रहता है जब सबऑर्डिनेट्स क्या है, अनएडुकेटेड है, अनस्किल्ड है और सबमिसिव है. द ऑप्शंस आर ए पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, बी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, सी फ्री रेन लीडरशिप एंड डी नन ऑफ द अबव. तो देखिए बेटा, यहां पर जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, दैट इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप. बेसिकली ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है, जो बॉस है यानी कि जो सुपीरियर है वो ऑर्डर्स देता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने टीम मेंबर्स को, और जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन्हें ये बोला जाता है कि जो आपको ऑर्डर मिल गया वो आप बस उसे पूरा कर दो, दैट्स इट. आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना है, आपको कोई भी अपना ओपिनियन नहीं देना है, आपको कोई भी अपना सजेशन नहीं देना है. तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में जो लीडर होता है यानी कि जो बॉस होता है वो ऑर्डर्स देता है अपने सबऑर्डिनेट्स को और वो एक्सपेक्ट करता है कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो बिना कुछ क्वेश्चन पूछे उसके ऑर्डर को पूरा कंप्लीट करेंगे. ठीक है, और ऑटोक्रेटिक लीडरशिप बिल्कुल सुटेबल है उसी केस में जब सबऑर्डिनेट्स अनएडुकेटेड है, अनस्किल्ड है एंड सबमिसिव है, क्योंकि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में जो सबऑर्डिनेट्स का रोल है ओपिनियन प्रोवाइड करने में, राइट, या क्रिएटिविटी दिखाने में, वो जीरो ही रहता है. ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं पार्टिसिपेटिव लीडरशिप की, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप में जो लीडर है वो जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं अपने, उनको एनकरेज करता है कि वो अपने सजेशंस दें, अपने ओपिनियंस दें. ठीक है, सो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप तो तभी एप्लीकेबल हो पाएगा जब सबऑर्डिनेट्स एडुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं, अपने काम के बारे में बहुत सी चीजें जानते हैं. और फ्री रेन लीडरशिप भी तभी पॉसिबल हो पाता है जब जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है, उनको बहुत ही अच्छी फील्ड की नॉलेज है जिस फील्ड में वो ऑपरेट कर रहे हैं. बेसिकली फ्री रेन लीडरशिप में क्या होता है, लीडर बिल्कुल फ्रीडम दे देता है अपने सबऑर्डिनेट्स को कि जैसे काम करना है वैसे काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे क्रिएटिविटी दिखानी है अपनी वैसे क्रिएटिविटी यूज करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसमें बेसिकली लीडर को अपने सबऑर्डिनेट्स पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट होता है कि वो बहुत ही बढ़िया काम करके देंगे. ठीक है, सो फ्री रेन लीडरशिप भी और जो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप है ये तभी एप्लीकेबल हो पाती है जब सबऑर्डिनेट्स एडुकेटेड और स्किल्ड हों. Next, question number 11. Which of these is associated with a monopolistic competition market? इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं कौन सा ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट से रिलेट करता हुआ है? देखिए, हम जानते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहे होते हैं, है ना, एंड साथ में फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स होता है, राइट, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट से रिलेटेड है. द ऑप्शंस आर ए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यस ये रिलेटेड लग रहा है. बी होमोजीनियस प्रोडक्ट, नो, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स में डील नहीं किया जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में. नेक्स्ट, नॉर्मल इन शॉर्ट रन, नो, नॉर्मल प्रॉफिट्स तो लॉन्ग रन में होते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में, लेकिन शॉर्ट रन में तो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं और लॉसेस भी हो सकते हैं फर्म्स को. ठीक है, एंड डी सिंगल बायर, नो, सिंगल बायर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नहीं होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन ए बेसिकली प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज एसोसिएटेड विद द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में होमोजीनियस प्रोडक्ट्स को सेल आउट नहीं किया जाता है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को सेल आउट किया जाता है. मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो डिफरेंशिएटेड है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज, कलर, प्राइस एक्सेट्रा. जैसे आप देखो रियलिटी में जो मार्केट एग्जिस्ट कर रही है वो सबसे ज्यादा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट्स ही आपको दिखेंगी. आप देखो सॉप्स के मामलों में, बाथिंग सॉप्स जो है वी हैव हमाम, गोदरेज नंबर 1, डव, सिंथोल,
etc. Right, there are various shops which are available. So this is an example of product differentiation. सबके prices अलग हैं, सबका size अलग है, सबका color अलग है, etc. Next, question number 12. The internal business environment includes factors such as. इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं? देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं बेटा, जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है उसको दो में डिवाइड किया जाता है. एक होता है इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट, एक होता है एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट. इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट में बेसिकली वो वाले फैक्टर्स आ जाते हैं जो मैनेजमेंट जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वो कंट्रोल कर सकती है. लेकिन एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट में वो वाले फैक्टर्स आते हैं जो मैनेजमेंट के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं. जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये मैनेजमेंट के कंट्रोल से बाहर है. कंट्री का जीडीपी, ये मैनेजमेंट के कंट्रोल से बाहर है. दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट. लेकिन इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो कंपनी की खुद की पॉलिसीज, कंपनी की खुद की फिलॉसफी, मतलब जो भी आइडियल्स पे कंपनी चल रही है, एंड कंपनी की प्रायोरिटीज की कंपनी के एम क्या है, क्या कंपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना प्रायोरिटी बेसिस पे रखती है या सेल्स को मैक्सिमाइज करना प्रायोरिटी बेसिस पे रखती है. मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का, है ना, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से हैं, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या है, एंड कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का. दैट इज जो भी इन्वेस्टमेंट की गई है कंपनी में, जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया गया है उसमें कितनी डेट है, कितनी इक्विटी है. तो ये सब चीजें क्या है, मैनेजमेंट के कंट्रोल में है. राइट, सो द ऑप्शन डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन. दैट इज ऑल. बेसिकली इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट में आपका बिजनेस फिलॉसफी एंड बिजनेस प्रायोरिटीज भी इंक्लूडेड होंगी, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर भी इंक्लूडेड होगा एंड कैपिटल स्ट्रक्चर भी इंक्लूडेड होगा. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 13. Who was the father of economics? Father of economics कौन है? The options are A. Marshall, B. Adam Smith, C. Robbins, D. Keynes. तो बेटा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम बोलते हैं एडम स्मिथ को. बेसिकली बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन. अब हम क्यों बोल रहे हैं एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? वो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि एडम स्मिथ ही थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स को पेपर वर्क पे डिफाइन किया अपनी बुक में, और उस बुक को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता था वेल्थ ऑफ नेशंस, और जो फुल फॉर्म थी वो थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस. और ये जो बुक थी इनकी, ये पब्लिश की गई थी इन द ईयर 1776 में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. इन द लॉन्ग रन अ फर्म इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन अर्न्स. देखिए लॉन्ग रन में जो फर्म ऑपरेट कर रही है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, और यू कैन से परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, तो वो कौन सा प्रॉफिट अर्न करती है? आपसे पूछा जा रहा है क्या वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है? ऑप्शन ए इज नॉर्मल प्रॉफिट ओनली. बी एबनॉर्मल प्रॉफिट, क्या वो एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करती है. सी एवरेज प्रॉफिट अर्न करती है ऑफ लास्ट 5 years, और यू कैन से ऑफ पास्ट 5 years. एंड डी 12.33% प्रॉफिट्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. तो वो कौन सा प्रॉफिट अर्न करती है? क्या वो 12.33% प्रॉफिट्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल लगा रखी है उसका 12.33% ऑफ प्रॉफिट्स को अर्न करती है? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तो देखिए बेटा, वी नो दैट कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स होती है. फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स होती है. राइट, तो इसमें क्या होता है, देखो शॉर्ट रन में तो आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट्स भी मिल सकते हैं और लॉसेस भी मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन तक पहुंचने तक वो नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे. नॉर्मल प्रॉफिट ही आपको दिखेंगे. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट्स ओनली. ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बताती हूँ नॉर्मल प्रॉफिट्स क्यों. देखिए, अगर शॉर्ट रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट्स चल रहे हैं, यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स चल रहे हैं, यानी कि वो वाले प्रॉफिट चल रहे हैं जो एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर हैं, तो यानी कि यहाँ पर फर्म्स को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है. तो जब बाहर की फर्म्स है वो ये देखेंगी कि एग्जिस्टिंग फर्म्स को इतना ज्यादा फायदा हो रहा है, तो न्यू फर्म्स विल एंटर द मार्केट, और न्यू फर्म्स एंटर कर लेंगी मार्केट में. राइट, तो क्योंकि न्यू फर्म्स मार्केट में एंटर कर जाएंगी तो मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट्स की मार्केट सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी. एंड वी नो दैट जैसे ही किसी प्रोडक्ट की मार्केट सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो उसका प्राइस क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है. ठीक है, मार्केट में प्राइस क्या हो जाता है, उसका डिक्लाइन हो जाता है. और जैसे ही किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस डिक्लाइन हो जाता है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन भी क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है. सो जो एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था वो कम होते होते अब नॉर्मल प्रॉफिट पर आ जाएगा. अब बात करते हैं लॉसेस की. देखिए, अगर लॉसेस ऑपरेट हो रहे हैं,
लॉसेस हैं तो जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं वो इंडस्ट्री को छोड़कर चली जाएंगी, राइट। और फिर क्या होगा, जो नंबर ऑफ फर्म्स है वो डिक्रीज हो जाएंगी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। तो क्योंकि अब नंबर ऑफ फर्म्स डिक्रीज हो जाएंगी, कंपटीशन कम हो जाएगा अमंग द सेलर्स, तो अब प्राइसेस क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट के बढ़ जाएंगे, और प्राइस के बढ़ने की वजह से दोबारा से नॉर्मल प्रॉफिट ऑपरेट करने लगेगा। सो इट इज बिकॉज ऑफ द फीचर ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, अ फर्म इन लॉन्ग रन in perfectly competitive market always earns a normal profit. Normal profit is basically the profit which is neither the profit nor the loss. ठीक है, जितनी कॉस्टिंग लगी है उतना ही प्रॉफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। एग्जिम बैंक इज अथोराइज्ड टू रेज लोन फ्रॉम। जो एग्जिम बैंक है उसको पार दी गई है कहां से लोन रेज करने की। देखिए, जो एग्जिम बैंक है इसकी फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक बेसिकली हेल्प करता है इन कैरिंग आउट द ऑपरेशंस रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। ओके, और अब यहां पर ये लोन किन किन से रेज कर सकता है, तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये लोन किन किन से रेज कर सकता है। देखिए, ये लोन रेज कर सकता है फाइनेंशियल मार्केट से, गवर्नमेंट से, एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। अब आप इसके ऑप्शन देखिएगा, इसके ऑप्शन बिल्कुल भी जो स्टेटमेंट पूछी गई है उससे मैच नहीं कर रहे हैं। द ऑप्शंस आर ए स्टाफिंग, बी सिलेक्शन, सी रिक्रूटमेंट, डी ट्रेनिंग। तो बेटा इसके ऑप्शन सारे के सारे गलत हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिकली रॉन्ग क्वेश्चन आ गया है मॉडल टेस्ट पेपर में। क्वेश्चन की ये जो स्टेटमेंट है एग्जिम बैंक इज अथोराइज्ड टू रेज लोन फ्रॉम, तो ये तो दी गई है इकोनॉमिक्स से, और जो ऑप्शंस है वो दी गई है मैनेजमेंट के, बिजनेस मैनेजमेंट के। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली रॉन्ग है, ठीक है। सो हम इस क्वेश्चन को अब स्किप कर देते हैं। अब बहुत से बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि मैम मॉडल टेस्ट पेपर का जो ICMAI ने रिलीज किया है उसका क्वेश्चन भी रॉन्ग हो सकता है। डेफिनेटली हो सकता है बेटा, ठीक है, गलती हो सकती है किसी से भी। तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग है तो हम इसको स्किप कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। Who conducted an extensive survey of management style and patterns in large number of organization। क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा पर्सन है जिसने बहुत ही डीपली एक सर्वे कंडक्ट किया था कि कौन सा मैनेजमेंट स्टाइल और पैटर्न चल रहा है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने ये सर्वे कंडक्ट किया था। द ऑप्शंस आर ए रैंसिस लिकर्ट एंड हिज एसोसिएट्स, बी जॉर्ज टेरी, सी प्रोफेसर बर्नार्ड, डी FW टेलर। तो बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रैंसिस लिकर्ट एंड हिज एसोसिएट्स इज द करेक्ट ऑप्शन। बेसिकली जो रैंसिस लिकर्ट और इसके एसोसिएट्स थे वो वर्क करते थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थियरीज एंड लीडरशिप थियरीज। तो दैट्स वाई ये क्या करते थे, सर्वेज वगैरह कंडक्ट कर रहे थे ऑन मैनेजमेंट स्टाइल्स एंड पैटर्न्स। नेक्स्ट Question number 17. What strategic factors should a manager has to consider while evaluating the alternatives? Students, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से स्ट्रैटेजिक फैक्टर्स हैं जो एक मैनेजर कंसीडर करता है जब वो इवैल्यूएट करता है अल्टरनेटिव्स को। मतलब जब वो डिसीजन लेने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस को गो थ्रू करता है, डीपली एनालाइज करता है, तो एक मैनेजर कौन से स्ट्रैटेजिक फैक्टर्स को कंसीडर करता है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। द ऑप्शंस आर ए टेंजिबल, बी इंटेंजिबल, सी बोथ ए एंड बी, डी ईदर ए और बी। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। देखिए मैनेजर जब भी कोई भी डिसीजन लेता है, मैनेजर जब भी अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करता है फॉर टेकिंग द डिसीजन, तो वो टेंजिबल फैक्टर्स को भी कंसीडर करता है और वो इंटेंजिबल फैक्टर्स को भी कंसीडर करता है। टेंजिबल फैक्टर्स कौन से होते हैं? विच कैन बी क्वांटिफाइड, जिसे आप क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट को कंसीडर करना, रेवेन्यू को कंसीडर करना, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैनेजर को ये डिसाइड करना है कि कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूं, देयर आर सर्टेन प्रोजेक्ट्स इन विच द कंपनी कैन इन्वेस्ट, तो मैनेजमेंट फॉर टेकिंग द डिसीजन क्या करेगा, हर एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट देखेगा कि कितनी कॉस्ट लगेगी और कितना रेवेन्यू आ सकता है, और फिर उन दोनों को कंपेयर करके देखेगा कि किस में प्रॉफिट सबसे ज्यादा आ रहा है,
एंड फिर उस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करेगा जिसमें प्रॉफिट ज्यादा है। एंड इनटेंजिबल फैक्टर्स में बेटा ये देखा जाता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इंटेंजिबल फैक्टर्स बेसिकली वो वाले फैक्टर्स है जिन्हें क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन। वो देखेगा कि अगर हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे कस्टमर्स को भी सेटिस्फैक्शन मिलेगी या नहीं, राइट। सो कोई भी मैनेजर दोनों फैक्टर्स को कंसीडर करेगा, टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल। चलिए नेक्स्ट, PERT रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। जो PERT है वो कौन सा फॉलोइंग टर्म को रिप्रेजेंट करेगा? द ऑप्शंस आर A प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिव्यू टेक्निक, B प्लानिंग एग्जीक्यूशन रेस्पॉन्स टेक्निक, C प्रोग्राम एनहांसमेंट रिपोर्ट टेक्निक, D प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। सो बेटा द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन D, दैट इज प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। ठीक है, अब ये क्या है? ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। ठीक है, क्या है ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। मतलब ये एक ऐसा टूल है, ये एक ऐसी टेक्निक है, ये एक ऐसा वे है जिससे हम प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते हैं। बेसिकली प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए प्रोजेक्ट को डिफरेंट टास्क में कन्वर्ट किया जाता है। अब उन टास्क में कितना कितना टाइम डिवोट करना है, कैसे कैसे उसे कैरी आउट करना है, उसके लिए प्लानिंग्स की जाती हैं, राइट। और उसी को ही हम बोलते हैं प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। तो बेसिकली इट इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू manage, evaluate and schedule different tasks involved in carrying out the project. तो चलिए moving on to the next question, question number 19. The first step in the decision making process is, first step क्या है decision लेने के लिए decision making process में? The options are A the analysis of the problem, B selecting the alternative course of action, C evaluation of each alternative, D the identification of the problem. ठीक है, सो बेटा हम जानते हैं कोई भी डिसीजन लेना है आपको, तो डिसीजन हम क्यों लेते हैं? किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो प्रॉब्लम को ही तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे ना कि प्रॉब्लम है क्या, व्हाट द प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19। ओके, सो जो फर्स्ट स्टेप होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम, और यू कैन से अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द डैश रिलेट टू पॉलिसी मैटर्स एंड सो रिक्वायर अ थॉरो फैक्ट फाइंडिंग एंड एनालिसिस ऑफ द पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि ऐसे कौन से डिसीजंस हैं जो रिलेट करते हैं पॉलिसी मैटर्स से, मतलब जो इश्यूज हैं कंपनी की पॉलिसीज से रिलेटेड, मतलब इश्यूज जो कंपनी ने पॉलिसीज बनाई हैं उससे रिलेटेड, और साथ में उसको हम लेते हैं क्या चीज कंसीडर करते हुए, फैक्ट वगैरह सारा देखते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए, एनालाइज करते हुए, जितने भी पॉसिबल अल्टरनेटिव्स हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं उनको प्रॉपर्ली एनालाइज करते हुए। तो ये होते हैं बेटा स्ट्रैटेजिक डिसीजंस हमारे। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस ऐसे डिसीजंस होते हैं जो बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं, हर एक फैक्ट को देख के लिए जाते हैं और एनालाइज करते हुए लिए जाते हैं अच्छे से ऑप्शंस को। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 21। इन द लॉन्ग रन प्राइस इज गवर्न बाय, मतलब लॉन्ग रन में प्राइस कौन सी चीजों को देखकर डिटरमिन किया जाता है? ठीक है, A cost of production, B demand supply forces, C marginal utility, D none। देखिए अगर मैं यहां पर बोलूं सारे के सारे ऑप्शंस ही ऐसे हैं जिनको कंसीडर करके लॉन्ग रन में प्राइस डिसाइड किया जाता है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है डिमांड सप्लाई फोर्सेस, है ना। बेसिकली बेस्ट प्राइस या इक्विलिब्रियम प्राइस वही वाला प्राइस होता है जो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एंड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट को देखते हुए लिया जाता है। तो इसीलिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, डिमांड सप्लाई फोर्सेस। अगर यहाँ पर बच्चों डी के प्लेस पे नन की बजाय ऑल दिया होता ना तो मैं ऑल पे क्लिक करना पसंद करती, लेकिन ऑल नहीं दिया है। तो जितने भी फैक्टर्स आपको लग रहे हैं उनमें से जब आपको लग रहा है कि तीनों फैक्टर होने चाहिए तो फिर हमें जो मेन फैक्टर होता है
उसको कंसीडर करना पड़ता है जो सबसे ज्यादा बेस्ट बैठता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बेस्ट है डिमांड सप्लाई फोर्सेस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट, assuming two markets where the price discriminating monopolist sells his product, the equilibrium condition in such a situation will be। देखिए क्या बोला जा रहा है, बात कर रहे हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट की। प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट वो वाला मोनोपोलिस्ट होता है जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है, मतलब वो पार्शियलिटी करता है इन चार्जिंग द प्राइजेस फ्रॉम द कस्टमर्स। डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स से डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस चार्ज करता है फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विस। तो अब यहाँ क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लेट सपोज दो मार्केट्स हैं और दोनों मार्केट में जो मोनोपोलिस्ट है वो अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है और वो मोनोपोलिस्ट है प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट। तो बताओ कि इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी होगी इस सिचुएशन में। तो बेटा जब भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोलिस्ट की बात आती है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाती है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इन मार्केट 1 एंड मार्जिनल रेवेन्यू इन मार्केट 2। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ दीज विल हैव हाईली इनइलास्टिक सप्लाई। इन प्रोडक्ट्स में से जो ऑप्शंस में गिवन है इनमें से कौन से प्रोडक्ट्स की सप्लाई हाईली इनइलास्टिक होती है। द ऑप्शंस आर ए पेरिशेबल गुड्स, बी कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, सी आइटम्स ऑफ इलाइट क्लास कंजम्पशन, डी ऑल ऑफ द थ्री। देखिए हाईली इनइलास्टिक सप्लाई का मतलब है कि प्राइस अगर इंक्रीज हो तो सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, प्राइस अगर डिक्रीज हो तो सप्लाई बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होगी। मतलब प्राइस चाहे चेंज हो रहा हो नेग्लिजिबल इफेक्ट आएगा ऑन द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन से गुड्स हैं जिनकी हाईली इनइलास्टिक सप्लाई रहती है। पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स बेटा वो वाले गुड्स होते हैं जिनकी काफी शॉर्ट लाइफ होती है, जो बहुत ही जल्दी खराब हो जाएंगे, लाइक मिल्क, पनीर, बटर एक्सेट्रा। तो यस, ये जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं इनकी हाईली इनइलास्टिक सप्लाई होती है क्योंकि शॉपकीपर भी इनको एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेकर आते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये नहीं बिके तो ये हमारे खराब हो जाएंगे, है ना, ये फ्रेश फ्रेश बेचने पड़ते हैं। तो हर एक शॉपकीपर उसे पता होता है कि उसकी कितने कंज्यूमर्स हैं इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए, तो वो अकॉर्डिंगली बस उस प्रोडक्ट्स की फिक्स्ड क्वांटिटी हमेशा लेकर आता है। ठीक है, तो पेरिशेबल गुड्स की जो सप्लाई है वो हाईली इनइलास्टिक सप्लाई रहती है। अब बात करते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स बेटा वो वाले गुड्स होते हैं जिनकी काफी लॉन्ग लाइफ होती है और वो कंज्यूमर्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, टेबल, चेयर, ठीक है, योर लैपटॉप एंड योर मोबाइल फोन्स, दीज आर कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। इनकी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है जब प्राइस इंक्रीज होता है। ठीक है, सो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स की अगर मैं सप्लाई की बात करूं तो वो हाईली इनइलास्टिक सप्लाई नहीं होती है बल्कि वो इलास्टिक सप्लाई होती है। ठीक है, एंड सेम विद द आइटम्स ऑफ इलाइट क्लास कंजम्पशन। अब ये इलाइट क्लास कंजम्पशन आइटम्स कौन सी होती हैं? ये होती हैं बेटा लग्जरी गुड्स, जिसे हम वेबलन गुड्स भी बोल सकते हैं, हम प्रेस्टिजियस गुड्स भी बोल सकते हैं, यानी कि वो वाले गुड्स जिनको सोसाइटी में स्टेटस शो ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। तो इन गुड्स की डिमांड तब ज्यादा होती है जब इनका प्राइस इंक्रीज होता है, और जब इनका प्राइस इंक्रीज होता है तभी जो शॉपकीपर्स होते हैं जो लग्जरी गुड्स को बेच रहे होते हैं वो सप्लाई भी इंक्रीज कर देते हैं। तो लग्जरी गुड्स या आप ये कह लो आइटम्स ऑफ इलाइट क्लास कंजम्पशन, इनकी भी जो सप्लाई होती है वो इलास्टिक सप्लाई होती है। ठीक है, सो हियर option A is the correct option for question number 23. Next, question number 24. In a competitive market, dash is the price maker. अब ये competitive market की बात कर रहे हैं, मतलब perfectly competitive market की बात कर रहे हैं, तो आपसे पूछ रहे हैं कि perfectly competitive market में price maker कौन है। तो आइए options देखते हैं। A firm, B industry, C consumer, D trade association। तो बेटा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक टैगलाइन यूज होती है विच इज इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड फर्म इज द प्राइस टेकर। देखिए सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूं इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्री होता है बेटा ग्रुप ऑफ फर्म्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ फर्म्स जो सिमिलर प्रोडक्ट्स में डील कर रही हैं, सिमिलर सर्विसेज में डील कर रही हैं। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की अगर मैं बात करूं तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस डिसाइड करती है इंडस्ट्री। ठीक है, और जितनी भी फर्म्स हैं उस पर्टिकुलर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट से रिलेटेड, वो सारी की सारी फर्म्स
उस प्राइस को एक्सेप्ट करते हैं फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट। बेसिकली जितने भी फर्म्स हैं उस पर्टिकुलर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, उन्हें उसी प्राइस पर उस प्रोडक्ट को बेचना होगा जो इंडस्ट्री ने डिसाइड किया है। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में इंडस्ट्री प्राइस मेकर होता है और फर्म प्राइस टेकर होता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम जो इंडस्ट्री है वो प्राइस कैसे डिसाइड करती है? तो बेटा जो इंडस्ट्री है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में वो डिसाइड करती है प्राइस को ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। जहां पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट इक्वल हो जाते हैं उस प्राइस को डिसाइड कर लिया जाता है फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट्स इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। यानी कि मैं बात करूं अगर सिंपल टर्म्स में तो इक्विलिब्रियम प्राइस ही डिसाइड करती है इंडस्ट्री बाय कंसीडरिंग द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट, मैनिपुलेशन इन सीआरआर इनेबल्स द आरबीआई टू। देखिए मैनिपुलेशन मतलब इंक्रीज डिक्रीज करना। सीआरआर इज कैश रिजर्व रेशियो, राइट? तो सीआरआर को इंक्रीज डिक्रीज करके आरबीआई क्या कर पाती है? तो देखिए सीआरआर हमें पता है, सीआरआर क्या होता है? ये वो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट होती है जो कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ता है। वी नो दैट कमर्शियल बैंक के पास बहुत सारा अमाउंट ऑफ डिपॉजिट होता है। अब कुछ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं सीआरआर, ठीक है? अब देखिए क्योंकि सीआरआर का अमाउंट जो है उसे यूज नहीं कर सकती कमर्शियल बैंक लोन देने के लिए, क्योंकि ये पैसा तो कहाँ रखवाना पड़ता है? ये रखवाना पड़ता है सेंट्रल बैंक के पास, राइट? तो अगर सीआरआर इंक्रीज हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि कमर्शियल बैंक को ज्यादा सारा अपने डिपॉजिट का पैसा कहाँ रखवाना पड़ा? सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ा। तो अब कमर्शियल बैंक के पास पैसा या कह लो डिपॉजिट्स का अमाउंट कम बचेगा फॉर लेंडिंग लोन टू द पीपल, राइट? तो कमर्शियल बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेंडिंग कैपेसिटी या लेंडिंग एबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है जब सीआरआर क्या होता है? इंक्रीज होता है, ठीक है? दूसरा, जब सीआरआर डिक्रीज होगा तो मतलब डिपॉजिट्स में से कम पैसा कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ेगा, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स बच जाएगा जनरल पब्लिक को लोन देने के लिए। तो उस केस में जो लेंडिंग कैपेसिटी है कमर्शियल बैंक्स की वो क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज हो जाएगी, और यू कैन से लेंडिंग एबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो आरबीआई सीआरआर को इंक्रीज डिक्रीज करता ही इसलिए है ताकि जो लेंडिंग एबिलिटी है कमर्शियल बैंक्स की वो उसको इन्फ्लुएंस कर सके, मतलब उसे अफेक्ट कर सके, मतलब लेंडिंग एबिलिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स को इंक्रीज डिक्रीज कर सके अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है? बेसिकली सेंट्रल बैंक चाहता है कि लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाए कमर्शियल बैंक्स की इन केस ऑफ इन्फ्लेशन in order to reduce the inflation of the economy, and central bank lending capacity को increase करना चाहता है कमर्शियल बैंक्स की in case of deflation is prevailing in the economy, क्योंकि डिफ्लेशन को अगर सॉर्ट आउट करना है तो लेंडिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा कमर्शियल बैंक। तो यानी कि बेटा क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, इन्फ्लुएंस द लेंडिंग एबिलिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। तो मैनिपुलेशन इन सीआरआर इनेबल्स द आरबीआई टू इन्फ्लुएंस द लेंडिंग एबिलिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट, द टर्म एस इन पेस्टल स्टैंड्स फॉर। अब पेस्टल एनालिसिस हमने किया है, राइट? पेस्टल एनालिसिस एक टूल है विच इज यूज्ड टू एनालाइज द एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ एनी बिजनेस, राइट? तो अब ये जो पेस्टल है इसमें पूछ रहे हैं ये एस किसके लिए होता है? देखिए अगर मैं बात करूं पी की, तो पी स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक, एस स्टैंड फॉर सोशियो इकोनॉमिक, एंड टी स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजिकल, एंड ई स्टैंड्स फॉर इन्वायरमेंटल, एंड एल स्टैंड्स फॉर लीगल। ओके, तो यहां पर जो एस यूज हो रहा है पेस्टल में दैट स्टैंड्स फॉर सोशियो इकोनॉमिक। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27. Perfect competition and monopolistic competition are having a common assumption. Find out which one of the following is the appropriate common assumption. देखिए क्या बात कर रहे हैं? assumption मतलब हम यहाँ पे फीचर्स बोल सकते हैं। ये यहाँ पर ये बोल रहे हैं आपको कि जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट है उसके जो ऑलमोस्ट फीचर्स है वो सेम होते हैं, राइट? कॉमन है। जैसे मैं बात करूं अगर फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स की, तो वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में भी है और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी है, राइट? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में भी है, राइट? तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो ऑप्शंस है इनमें से कौन सी एजम्पशन या कौन सा फीचर ऐसा है जो कि कॉमन है दोनों मार्केट्स में। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, द
प्रोडक्ट इज होमोजीनियस। तो होमोजीनियस तो बेटा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में होता है, बट मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट में प्रोडक्ट्स होमोजीनियस नहीं होते, उसमें डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये वाला तो नहीं है। परफेक्ट नॉलेज बायर्स एंड सेलर्स को परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में होती है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट में नहीं होती है। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट जो है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में नहीं होती है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट में होती है, तो ये ऑप्शन भी हमने रिजेक्ट कर दिया। अब बचा लास्ट ऑप्शन विच इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27 कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स जो है बेटा वो एक कॉमन एजम्पशन है बिटवीन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन टू क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, रेपो ट्रांजेक्शन मीन्स। रेपो ट्रांजेक्शन क्या होता है? The options are A, sale of securities by the holder to the investor with the agreement to purchase them at a predetermined rate and date। देखिए यहाँ पर बोल्डर लिखा है जबकि ये क्या है, ये होल्डर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, सबसे पहले तो ये है। तो अब क्या बोल रहे हैं कि जो सेल ऑफ सिक्योरिटीज है, जब एक होल्डर सेल आउट करता है सिक्योरिटीज को, किसको? इन्वेस्टर को, ठीक है, और एक एग्रीमेंट के साथ एक प्री डिटरमिन्ड रेट पे और डेट पे, मतलब पहले से जो डिसाइड हो गया है, रेट भी यानी कि प्राइस भी और डेट भी, ठीक है। बी ऑप्शन देखते हैं बेटा। बी ऑप्शन है सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय द होल्डर टू द इन्वेस्टर विद द एग्रीमेंट टू रीसेल देम एट अ प्री डिटरमिन्ड रेट एंड डेट। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर बोल रहे हैं रेपो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जब एक होल्डर सिक्योरिटीज को सेल आउट करता है इन्वेस्टर को एक एग्रीमेंट के साथ कि ये जो सिक्योरिटीज हैं ये रीसेल की जाएंगी, ठीक है, एट अ प्री डिटरमिन्ड रेट एंड डेट, पहले से जो डिसाइडेड रेट और डेट है उस पे। नेक्स्ट, ऑप्शन सी, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय द होल्डर टू द इन्वेस्टर विद द एग्रीमेंट टू परचेज देम एट द प्रीवेलिंग रेट एंड डेट। और रेपो ट्रांजैक्शन क्या होता है? वो बोल रहे हैं कि क्या ये होता है कि सेल एंड परचेज करा जाए सिक्योरिटीज को होल्डर के द्वारा इन्वेस्टर को, और एग्रीमेंट क्या होना चाहिए कि परचेज किया जाएगा उनको प्रिवेलिंग रेट पे, जो आज का रेट चल रहा है और आज की डेट पे। नेक्स्ट, डी, सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय द होल्डर टू द इन्वेस्टर विद द अग्रीमेंट टू परचेज देम एट मार्केट ड्रिवन रेट। इसका मतलब है एक इन्वेस्टर एक होल्डर को सिक्योरिटी सेल आउट करता है विद इन एग्रीमेंट की परचेज किया जाएगा उसको मार्केट ड्रिवन रेट पे, मतलब जो मार्केट में रेट चल रहा है उस पर, ठीक है। तो आइए देखते हैं रेपो ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो देखिए, रेपो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बेटा सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय द होल्डर टू द इन्वेस्टर। जब सिक्योरिटीज को सेल आउट करा जाता है होल्डर ऑफ द सिक्योरिटीज टू द इन्वेस्टर ऑफ द सिक्योरिटीज एक एग्रीमेंट के साथ कि उसे परचेज किया जाएगा एट द प्री डिटरमिन्ड रेट एंड डेट, पहले की डिसाइडेड रेट एंड डेट पे, उसे बोलते हैं रेपो ट्रांजैक्शन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29, A firm that makes profit in excess of normal profit is earning। एक फर्म जो प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर पा रही है नॉर्मल प्रॉफिट से, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं बेटा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, ठीक है। जब भी प्रॉफिट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ऊपर हो जाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। जब भी प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर चले जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हो जाते हैं मतलब कंपनी को, तो उसे बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, गिवन अ रिजर्व रेशियो ऑफ 20%, रिजर्व रेशियो यहां पे दे रखी है 20%, एंड इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 1000 रुपीज इन अ बैंकिंग सिस्टम वुड क्रिएट सेकेंडरी डिपॉजिट ऑफ। देखिए यहां पर हमें रिजर्व रेशियो दे रखी है, रिजर्व रेशियो कितनी है? रिजर्व रेशियो है 20%, और साथ में हमें दे रखा है इनिशियल डिपॉजिट्स, इनिशियल डिपॉजिट्स, इनिशियल डिपॉजिट है बेटा 1000 रुपीज, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कितना सेकेंडरी डिपॉजिट क्रिएट होगा। देखिए सेकेंडरी डिपॉजिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे टोटल डिपॉजिट्स क्रिएटेड को निकालना पड़ेगा, टोटल डिपॉजिट्स। और टोटल डिपॉजिट्स हम कैसे निकालते हैं? इनिशियल डिपॉजिट्स को डिवाइड करेंगे बेटा रिजर्व रेशियो से, रिजर्व रेशियो से, ठीक है। सो इनिशियल डिपॉजिट हमारे पास है 1000 रुपीज और रिजर्व रेशियो है हमारे पास 20%। तो इसको अब हम सॉल्व कर देंगे,
20% मतलब 1/5, तो ये आ गया 5000। ये 5000 तो बेटा टोटल डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, जितने क्रिएट हुए हैं। अब इन टोटल डिपॉजिट्स में से इनिशियल डिपॉजिट तो ऑलरेडी ऐसे रेडीमेड डिपॉजिट थे जो कमर्शियल बैंक के पास आए थे, राइट। तो इनिशियल डिपॉजिट को इनमें से मैं माइनस कर दूंगी, विच इज 1000 डिपॉजिट। तो 4000 डिपॉजिट्स ऐसे डिपॉजिट्स हैं जो कि सेकेंडरी डिपॉजिट है, मतलब ऐसे डिपॉजिट्स जो क्रिएट किए गए हैं विद द हेल्प ऑफ इनिशियल डिपॉजिट्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30। Next, question number 31. Supply function of a product X is as this. Sx is equal to 5px plus 3, where px stands for price and the quantity supplied corresponding to price of 2 rupees will be. तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, सप्लाई फंक्शन हमें दे रखा है, सप्लाई फंक्शन है Sx is equal to 5px plus 3, ठीक है। यहां पर Sx क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड एक्स, और px क्या है, प्राइस ऑफ गुड एक्स, राइट। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए क्वांटिटी सप्लाइड करस्पॉन्डिंग टू प्राइस ऑफ 2 रुपीज कितना होगा, मतलब 2 रुपीज का जब प्राइस है तो उस प्राइस पर क्वांटिटी सप्लाइड कितनी होने वाली है। तो हम क्या करेंगे बेटा, प्राइस ऑफ 2 रुपीज हम पुट करेंगे सप्लाई फंक्शन में, यानी कि px की जगह हम 2 रुपीज पुट कर देंगे, 5 2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 3 which is 13. So quantity supplied would be 13. B option is the correct option for question number 31. Next, question number 32. Which of the following is not a dimension of wukafu? wukafu की कौन सी डायमेंशन नहीं है इनमें से? तो चलिए सबसे पहले wukafu की फुल फॉर्म देखते हैं, क्योंकि फुल फॉर्म में ही इसकी डायमेंशंस छुपी हुई हैं। wukafu. V stands for volatility, right? U stands for uncertainty. T stands for complexity. A stands for ambiguity. And FU stands for fear of unknown and unprecedentedness. ओके, अब आप देख पा रहे हैं ये डायमेंशंस है wukafu की, तो इसमें वर्सिटिलिटी नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 32। एम्बिग्विटी है, अनसर्टेनिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी है, बट ऑप्शन ए नहीं है, वर्सिलिटी नहीं है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट, प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन। प्रॉफिट किन दो चीजों का डिफरेंस है, ठीक है। द ऑप्शंस आर ए टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू, बी टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो देखिए जब भी हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस करके, राइट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू नहीं होगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट पहले आया माइनस टोटल रेवेन्यू हुआ तो वो लॉस होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34। आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड इन। आरबीआई को कब नेशनलाइज्ड किया गया था? द ऑप्शंस आर ए जून 1947, बी जनवरी 1949, सी मार्च 1954, डी अप्रैल 1936। तो बेटा यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो आरबीआई है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 को। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 34। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई क्या होता है। देखिए बेटा, नेशनलाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज को गवर्नमेंट के ओनरशिप के अंडर कर देना। तो बेसिकली जो शेयर्स है आरबीआई के, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को सेल आउट कर दिया गया था। ये होता है नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई। तो नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई वाज डन ऑन 1 जनवरी 1949। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35 में हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। इफ द प्राइस ऑफ बर्गर राइजेस फ्रॉम 12 रुपीज पर पीस टू 20 रुपीज पर पीस, तो यानी कि यहाँ पर ओल्ड प्राइस दे रखा है। ओल्ड प्राइस कितना है? 12 रुपीज पर पीस। और न्यू प्राइस भी दे रखा है। न्यू प्राइस कितना है? 20 रुपीज पर पीस। ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ
which the daily sales decrease from 300 to 200 pieces per day। तो अब वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बर्गर का प्राइस इंक्रीज हो गया तो जो बर्गर की डेली सेल्स है वो डिक्रीज हो गई। पहले 300 पीसेस पर डे थी और अब हो गई है वो 200 पीसेस पर डे। तो यानी कि मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ ओल्ड क्वांटिटी गिवन है हमें कितनी 300, ठीक है, और न्यू क्वांटिटी गिवन है 200, ठीक है। यहाँ पर बच्चे ध्यान दो, जो सेल्स हैं वो डिमांड के अकॉर्डिंग ही तो सेल्स होंगी ना, जितनी डिमांड आ रही है उतनी सेल्स होंगी। तो यहाँ पर ये क्वांटिटी डिमांडेड ही हम बोलेंगे कि ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड 300 पीसेस है एंड न्यू क्वांटिटी डिमांडेड 200 पीसेस है। तो चलिए अब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी, राइट। तो चलिए चेंज इन क्वांटिटी निकालते हैं। चेंज इन क्वांटिटी क्या है, हमें पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करते टाइम हम माइनस साइन को इग्नोर करते हैं। तो चेंज कैसे निकलता है, न्यू माइनस ओल्ड करके। तो 200 माइनस 300 विच इज माइनस 100, लेकिन हम माइनस को इग्नोर करते हैं तो चेंज इन क्वांटिटी विल बी 100 एंड चेंज इन प्राइस कितना होगा, चेंज इन प्राइस वुड बी न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस विच इज 20 माइनस 12 विच इज 8। तो चलिए सब्सटीट्यूट कर देते हैं वैल्यूज को। Change in quantity is 100, change in price is 8 and old price is 12 and old quantity is 300, right? तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया 1/2 यानी कि 0.5। So option A is the correct option for question number 35. Next, FERA has been replaced by FERA यानी कि Foreign Exchange Regulation Act, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो कि रेगुलेट करता है फॉरेन एक्सचेंज को यानी कि करेंसी ऑफ द फॉरेन कंट्री को, उसे किसने रिप्लेस किया था, ए फीना, बी फेमा, सी फेना एंड डी एमआरटीपी। तो बेटा इसे रिप्लेस किया गया था फेमा ने, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ओके। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, एन इंक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू। क्या बोल रहे हैं, जब प्राइस इंक्रीज हुआ तो टोटल रेवेन्यू भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इससे क्या चीज इंडिकेट हो रही है, द ऑप्शंस आर ए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ऑप्शन बी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ऑप्शन सी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ऑप्शन डी नन। तो यहां पर बेटा देखिए, जब प्राइस इंक्रीज हुआ ना तो टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज हो गया। इसका मतलब कि जो डिमांड है, प्राइस इंक्रीज होने पे डिमांड ज्यादा चेंज नहीं हुई, डिमांड डिक्रीज नहीं हुई, राइट। तभी तो जब प्राइस इंक्रीज हुआ तो टोटल रेवेन्यू भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो जब भी प्राइस इंक्रीज होने पे टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो डिमांड होती है इनइलास्टिक डिमांड, कि डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आया। तभी तो ऐसा हुआ ना कि प्राइस इंक्रीज होने पे टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, क्योंकि कंज्यूमर्स ने जब प्राइस इंक्रीज भी हुआ ना तब भी उसकी डिमांड को इतना ज्यादा कम नहीं किया। तो डिमांड इनइलास्टिक रखी उन्होंने, नेग्लिजिबल आया डिमांड पे इफेक्ट, ठीक है। सो इनइलास्टिक डिमांड में हमें पता है कि क्या होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड लेस देन होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस के। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, आरबीआई चेक इन्फ्लेशन बाय। आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, ठीक है। द ऑप्शंस आर ए इंक्रीजिंग बैंक रेट, बी इंक्रीजिंग सीआरआर, सी बोथ, डी नन। तो देखिए बेटा यहां पर जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन सी, दैट इज बोथ। देखिए जब बैंक रेट इंक्रीज होता है ना, बैंक रेट क्या होता है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है। तो जब कमर्शियल बैंक को लोन हाई रेट पे मिल रहा है तो कमर्शियल बैंक आगे पब्लिक को भी क्या देगा, और हाई रेट पे देगा। तो यानी कि लेंडिंग रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है जैसे ही बैंक रेट इंक्रीज होता है, ठीक है। लेंडिंग रेट मतलब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कमर्शियल बैंक चार्ज करता है फॉर लेंडिंग लोन्स टू द पब्लिक। तो लेंडिंग रेट इंक्रीज हो जाता है विद द इंक्रीज इन बैंक रेट। तो जब लेंडिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा तो बोरोवर्स अपने आप क्या हो जाएंगे बेटा, डिस्करेज हो जाएंगे टू टेक द लोन। बोरोवर्स विल डिस्करेज टू टेक लोन, ठीक है। वो खुद ही लोन नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब लोन लेना बहुत ज्यादा महंगा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई है,
ठीक है, तो अब लोन वो नहीं लेंगे तो अपने आप बोरोवर्स क्या कर देंगे, डिमांड कम कर देंगे गुड्स एंड सर्विसेज की इन द इकोनॉमी। बेसिकली बच्चा ये चीज ध्यान रखना, जब भी इन्फ्लेशन होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है गुड्स एंड सर्विसेज की इन द इकोनॉमी। तो इसीलिए सेंट्रल बैंक क्या करना चाहता है, सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि लोगों के पास लोन कम जाए इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोन लेके ही तो डिमांड करते हैं। जब वो लोन नहीं लेंगे कि महंगा मिल रहा है तो वो डिमांड भी कम कर पाएंगे। तो लेंडिंग रेट बढ़ाया जाता है ताकि बोरोवर्स डिस्करेज हो टू टेक द लोन। तो अब जब बोरोवर्स डिस्करेज होंगे लोन लेने को तो वो फिर डिमांड भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो बैंक रेट इंक्रीज करने से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट सीआरआर, अभी मैंने आपको बताया था सीआरआर जब इंक्रीज होता है तो लेंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है कमर्शियल बैंक्स की, लेंडिंग कैपेसिटी कमर्शियल बैंक्स की डिक्रीज हो जाती है, राइट। और क्योंकि लेंडिंग कैपेसिटी कमर्शियल बैंक्स की डिक्रीज हो जाती है तो इसीलिए जब बेटा कमर्शियल बैंक की लोन कम दे पाएंगे लोगों को तो अपने आप लोगों को लोन कम मिलेगा और फिर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, क्योंकि बहुत से लोग लोन लेकर ही डिमांड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। तो सीआरआर इंक्रीज करने से भी इन्फ्लेशन सॉर्ट आउट हो जाता है क्योंकि डिमांड को रिड्यूस किया जाता है सीआरआर को इंक्रीज करके। सो दोनों ही, बाय इंक्रीजिंग द बैंक रेट एंड बाय इंक्रीजिंग द सीआरआर, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है आरबीआई। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, अ यू शेप्ड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व रिप्रेजेंट। तो ये आपको पूछ रहे हैं कि लॉन्ग रन में जो एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड होती है, यानी कि लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व बनाते हैं बेटा, वो कुछ इस तरीके की होती है, राइट। LAC, average cost curve of long run is represented by LAC, that is long run average cost curve। तो वो कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। यहां हम दिखाते हैं आउटपुट और यहां हम लिखते हैं एवरेज कॉस्ट। अब वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो यू शेप्ड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। द ऑप्शंस आर ए इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, B average fixed cost and average variable cost, C increasing and decreasing marginal product, D fixed cost and variable cost। तो बेटा यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो भी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप आ रही है तो इसका मतलब ये है कि पहले एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होती है, डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन आउटपुट, राइट। आप देखो यहां पर आउटपुट अगर 1 है फिर आउटपुट 2 हुआ तो आप देख रहे हो कि आउटपुट 1 पे LAC इतनी थी, राइट, और आउटपुट 2 पे LAC इतनी हो गई, कम हो गई, राइट। तो ये जो इतना डिक्रीजिंग पोर्शन है ना LAC का, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता है वैसे वैसे LAC क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और फिर आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, इस पॉइंट के बाद, है ना, क्या होता है कि LAC इंक्रीज करने लगती है जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता है। तो पहले LAC क्यों डिक्रीज कर रही है, जो फर्स्ट पोर्शन आ रहा है डिक्रीजिंग LAC वो आ रहा है बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि कंपनी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है कि वो हाई स्केल पे बिजनेस कर रही है, ठीक है। तो जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं क्योंकि वो हाई स्केल पे बिजनेस कर रही है उससे उसकी एवरेज कॉस्ट कम हो रही है। और ये जो इंक्रीजिंग पोर्शन है LAC कर्व का वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब कंपनी को जो बेनिफिट्स मिल रहे थे लार्ज स्केल पे ऑपरेट करने पे वो कहीं ना कहीं या तो कांस्टेंट हो गए हैं या कम हो गए हैं, जिसकी वजह से LAC क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, ठीक है। सो जो डिक्रीजिंग पोर्शन है LAC का दैट इज रिप्रेजेंटिंग द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और जो इंक्रीजिंग पोर्शन है LAC का दैट इज रिप्रेजेंटिंग डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। ओके, सो यू शेप्ड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ये रिप्रेजेंट करता है इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, commercial papers as money market instruments are issued by। we know that commercial papers money market instruments होते हैं, मतलब जब भी पैसा रेज करना होता है कंपनी को मनी मार्केट में तो कंपनी यूज कर सकती है कमर्शियल पेपर्स को, ठीक है। अब ये जो कमर्शियल पेपर्स है बोल रहे हैं कौन इशू करता है, कंपनीज इशू करती हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट बॉडीज इशू करती हैं, ठीक है, ताकि उन्हें बैंक से लोन ना लेना पड़े, ठीक है। तो कमर्शियल पेपर्स आर इशूड बाय, तो कौन इशू करता है, द ऑप्शंस आर ए RBI, B SBI, C हाईली रेटेड कॉर्पोरेट बॉडीज, D नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 40 कि कमर्शियल पेपर्स बेटा कंपनीज इशू करती हैं, बड़ी बड़ी बिग कॉर्पोरेट बॉडीज इशू करती हैं ताकि वो पैसा रेज कर सकें, शॉर्ट टर्म फंड्स रेज कर सकें फ्रॉम द जनरल पब्लिक विदाउट टेकिंग द लोन फ्रॉम द बैंक्स।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, द टर्म टी इन स्वॉट एनालिसिस इज, स्वॉट एनालिसिस जो है उसमें टी का क्या इंडिकेशन है, टी क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए, एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वीकनेस, ओ स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी, टी स्टैंड्स फॉर थ्रेट। तो यहां पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन सी करेक्ट है बेटा, थ्रेट। स्वॉट एनालिसिस में जो टी है वो थ्रेट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, अ मोनोपोली डिमांड कर्व इज, एक जो मोनोपोलिस्ट की डिमांड कर्व है या जो मोनोपोली मार्केट की डिमांड कर्व है वो किसके इक्वल मानी जाती है? द ऑप्शंस आर ए सेम एज इट्स एवरेज रेवेन्यू कर्व, बी सेम एज इट्स सप्लाई कर्व, सी सेम एज इट्स एवरेज कॉस्ट कर्व, डी सेम एज इट्स एवरेज मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो देखिए बेटा, मोनोपोली मार्केट में जैसे कि हम जानते हैं कि सिर्फ सिंगल सेलर होता है, सिंगल सेलर होता है, राइट? तो जितनी भी डिमांड आ रही है तो रेवेन्यू जो क्रिएट होगा वो एक ही तो सेलर का होगा ना। तो इसीलिए जो डिमांड कर्व है वो कहीं ना कहीं रेवेन्यू को भी रिप्रेजेंट करती है, ठीक है? डिमांड कर्व बेसिकली यही तो बताती है कि कितने प्राइस पे कितनी डिमांड हो रही है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के यूनिट्स की, राइट? तो और एवरेज रेवेन्यू कर्व ये बताता है कि कौन से यूनिट पे कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो जितनी डिमांड हो रही है उसी के अकॉर्डिंग रेवेन्यू आएगा। तो देयर इज अ लिंक की क्योंकि सिंगल सेलर ही है तो जो डिमांड जो आ रही है और जो रेवेन्यू हो रहा है क्रिएट्स डिमांड की वजह से वो उसी सिंगल सेलर का हो रहा है। तो इसीलिए जो मोनोपोली की डिमांड कर्व है दैट इज इट्स एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑल्सो। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, Which one of the following oligopolistic model insist on cooperation? इनमें से कौन सा मॉडल ओलिगोपोली मार्केट का ऐसा है जो कॉपरेशन पे इंसिस्ट करता है, जो ये इंसिस्ट करता है कि फर्म्स को मिलजुल कर काम करना चाहिए? द ऑप्शंस आर ए कुर्नोट मॉडल, बी बर्ट्रैंड मॉडल, सी कोल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल, डी एजवर्थ मॉडल। तो देखिए बेटा, इनमें जो कोल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल होता है ऑप्शन सी, वो एक ऐसा मॉडल है जिसमें जो फर्म्स हैं वो मिलकर काम करती हैं, ठीक है? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके? बट ये जो कुर्नोट मॉडल है, बर्ट्रैंड मॉडल है, एजवर्थ मॉडल है, ये नॉन कोऑपरेटिव मॉडल्स ऑफ ओलिगोपोली हैं, नॉन कोऑपरेटिव मॉडल्स ऑफ ओलिगोपोली। यहां पर कोई भी फर्म मिलकर काम नहीं करती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ये भी बेटा रोंग है लेकिन यहां पर हम इसको डिस्कस जरूर करेंगे। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर वाइन इज -6, प्राइस इलास्टिसिटी ईडी दे रखा है कितना, 6 दे रखा है आपको। हमें पता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम माइनस साइन को इग्नोर कर जाते हैं। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 6 हियर एंड 20% इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वाइन। क्या बोल रहे हैं कि वाइन का प्राइस इंक्रीज हो गया 20% से, यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाइन दे रखा है हमें और वो कितना है, वो है 20%। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाइन में, ठीक है, कितना चेंज आएगा अब इस चीज से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं, ईडी का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ओके? तो बेटा अब वैल्यूज पुट कर देंगे 6 ईडी की जगह पे और परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे रखा है हमें विच इज 20% और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमें निकालना है तो इसको मैं एज इट इज लिख के रहने दूंगी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सो दिस इंप्लाइज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज 20% into 6 which is 120%, ठीक है? सो जो चेंज आने वाला है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाइन में वो आने वाला है 120% डिक्रीज। अब क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। सो ऑप्शन होना चाहिए 120% डिक्रीज, जो कि यहां पर नहीं गिवन है, ठीक है? तो इसीलिए ये ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, द मार्केट स्टेट that satisfy all the essential features of a perfectly competitive market except identity of product is known as। क्या पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी मार्केट है जो सारे के सारे फीचर्स
कॉमन रखती है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के साथ, सिर्फ एक फीचर मैच नहीं करता, एंड दैट इज आइडेंटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। मतलब कि प्रोडक्ट होमोजीनियस या डिफरेंशिएटेड है, सिर्फ प्रोडक्ट की आइडेंटिटी मैच नहीं करती, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट मैच नहीं करता, बाकी जितने भी फीचर्स हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के, उस मार्केट के अंदर आपको दिख जाते हैं। तो बेटा वी नो दैट ऐसी मार्केट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। बेसिकली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें सारे के सारे फीचर्स ऑलमोस्ट दिखते हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के, लाइक दोनों में फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स है, राइट। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, राइट। बस ये होता है कि जो आइडेंटिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो डिफरेंट होती है, कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट तो डील करती है सिर्फ होमोजीनियस प्रोडक्ट्स में, वेयरएज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट डील करती है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट, Which of the following is an objective of business? बिजनेस का कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है इनमें से? So the options are sales maximization, B customer satisfaction, C financial solvency, D all of the above. तो देखिए बेटा, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे होते हैं, सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, राइट। कुछ बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स को मैक्सिमाइज करें, मतलब टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स फॉर द प्रोडक्ट्स। कुछ का होता है कि अपने कस्टमर्स को बहुत ही अच्छे से सेटिस्फाई करें, बिकॉज कस्टमर्स आर द किंग ऑफ द मार्केट। नेक्स्ट, कुछ का होता है कि अपने फाइनेंशियल सॉल्वेंसी को भी मेंटेन करके रखें, है ना, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन उनकी मेंटेन रहे। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव फॉर क्वेश्चन नंबर 46। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47, व्हिच इज द एपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया? एग्रीकल्चरल क्रेडिट को प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि लोन प्रोवाइड करने के लिए फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस इन इंडिया, कौन सा बैंक है जिसको टॉप मोस्ट पावर दी गई है? एपेक्स मतलब टॉप मोस्ट बैंक, यानी कि वो वाला बैंक जिसके पास हाईएस्ट पावर है, ठीक है, टॉप बैंक। तो ऑप्शंस में है ए आरबीआई, बी सिडबी, सी नबार्ड, डी आईबीआरडी। तो बेटा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नबार्ड जो है वो है एपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो नबार्ड की फुल फॉर्म होती है बेटा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। It was basically established in the year 1982. Next, question number 48. The components of micro business environment are. Components क्या है micro business environment के? So micro business environment बेटा वो सारे factors होते हैं जो immediately organization के आसपास घूम रहे होते हैं, immediately neighborhood में होते हैं business organization के। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस में। ए फर्म्स एंड कंज्यूमर्स, बी मार्केट एंड कॉम्पिटिटर्स, सी ऑर्गेनाइजेशन, डी ऑल। तो बेटा फर्म्स एंड कंज्यूमर्स, मार्केट एंड कॉम्पिटिटर्स, ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन वाज प्रोपाउंडेड बाय। क्या पूछ रहे हैं कि जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है वो किसने दिए थे? So modes of production was given by Karl Marx. Okay. So option B is the correct option. Now question number 50, which is the last question. अब इस last question से पहले बेटा मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि हमारी जो अकेडमी है ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी, इट इज वन ऑफ द रेप्यूटेड एजुकेशनल कंपनी, और यहाँ पर मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहती हूँ कि हमने एक कोर्स लॉन्च कर दिया है आपके लिए, which is covering the syllabus of the fundamentals of business economics and management, business economics and management. Okay, तो ये जो कोर्स है हमारा ये लाइव हो चुका है हमारी वेबसाइट पर, ठीक है, आप जाकर हमारी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर ये जो कोर्स है आप इसको परचेज कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में ये अवेलेबल है। सबसे पहले मैं आपको इसके फीचर्स बता देती हूँ। देखिए बेटा, ये जो हमारा कोर्स है वो कंप्लीटली रिकॉर्डेड कोर्स है। रिकॉर्डेड कोर्स मतलब आपको इसमें हर एक स्टडी नोट जो है वो डिटेल में कवर अप किया हुआ मिलेगा। हर एक टॉपिक
एक एक टॉपिक पे इंसिस्ट किया गया है, प्रॉपर रिसर्च करके जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं वो प्रॉपर रिसर्च करके इस कोर्स की रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि पहले से प्री रिकॉर्डेड है, आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं परचेज करने के बाद। और जो भी आपके डाउट्स रहेंगे तो उसके लिए डाउट सेशंस भी कंडक्ट किए जाते हैं, डाउट सेशंस आर आल्सो कंडक्टेड, ओके। तो आप फैकल्टी मेंबर के साथ डाउट सेशन में फेस टू फेस अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने ये कोर्स लॉन्च किया है सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए फॉर पेपर 4, जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको अच्छे से स्कोर करने के लिए। अब जैसे आप जानते हैं कि आपका जो पेपर है वो है 17 दिसंबर 2023 को, तो अगर आप हमारा ये कोर्स परचेज करते हैं तो मेरी आपको गारंटी है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि इसमें हमने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे बहुत अच्छे से फोकस किया है और साइड बाय साइड आपकी रिविजन्स भी कराई हैं, कंक्लूजन बताकर हर एक टॉपिक का। तो गाइस बिलीव मी, ये जो कोर्स है ये आपका जो भी टारगेट है, अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का जो पेपर है उसमें 100 आउट ऑफ 100 आए, तो ये कोर्स लेने के बाद आप 100 आउट ऑफ 100 आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो ये कोर्स हमारा रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा, साथ में आपके जो डाउट्स हैं वो डाउट सेशंस के थ्रू लिए जाएंगे। तो गाइस देर किस बात की है, जल्दी से परचेज कर लीजिए हमारा ये कोर्स, बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पे ये अवेलेबल है। और इसको परचेज करने के लिए आपको हमें कांटेक्ट करना होगा ऑन दिस नंबर विच इज 8888880402। Okay, so this is the number of our sales department. You can contact on this number to purchase this particular course. Next, question number 50, which is the last question of this model test paper. रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन मीन्स। अब रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन क्या होता है, तो आइए फटाफट इसके ऑप्शंस गो थ्रू कर लेते हैं। ऑप्शन ए, सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय द होल्डर टू द इन्वेस्टर विद द अग्रीमेंट टू परचेज देम एट अ प्री डिटरमिन्ड रेट एंड डेट। Option B, sale of purchase of securities by the holder to the investor with the commitment to sell or purchase them at a predetermined rate and date. Option C, sale and purchase of securities by the holder to the investor with the agreement to purchase them at the prevailing rate and date. And option D, sale of securities by the holder to the investor with the agreement to purchase them at the market driven rate. ओके, सो यहाँ पर बेटा ये वाले ऑप्शन तो मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे जब हम रेपो ट्रांजैक्शन की बात कर रहे थे, तो ये मीनिंग तो आपको क्लियर होगा ऑप्शंस का। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 50। रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बेटा कि सिक्योरिटीज जब एक होल्डर सेल आउट करता है एक इन्वेस्टर को एक एग्रीमेंट के साथ, और वो एग्रीमेंट होता है कि वो परचेज की जाएंगे एट द मार्केट ड्रिवन रेट, मार्केट में जो रेट चल रहा है उस रेट पर, दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन। तो आई होप गाइज आपको जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं सब क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी जो टीम है वो आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करेगी। एंड ऑल्सो आई होप कि ये वाला जो सेशन है ये काफी यूजफुल सेशन रहेगा आप लोगों के लिए। तो मेरी यहाँ पे रिक्वेस्ट है आपको, जिनको भी लग रहा है कि ये सेशन काफी यूजफुल था तो प्लीज लाइक कर दीजिए हमारी वीडियो को, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलती है कि हम और बेटर से बेटर कंटेंट आपके लिए लेकर आएं। और साथ में प्लीज इसे जितना हो सकता है शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो सीएमए फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट उठा सके, क्योंकि हमारा एम यही है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो हमारे एक्शन से। तो आई होप आप हमारी हेल्प करेंगे हमारे एम को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पर गाइस सेशन को एंड करने की इजाजत चाहती हूँ, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।